संकट कटे मिटे सब पीरा, ऐसी ऐसी तावीज बताता हूं कि सारा इंडिया गठबंधन गदगद हो जाएगा। आप कह रहे हो कि एक लिस्ट जारी, एक किताबिया जारी की थी भाजपा वालों ने, मेरे से खरा कौन बोलेगा। भाजपा वालों ने उसका क्या नाम है, हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ, यानी होमवर्क सब कर चुके भाजपा वाले, उसी किताबिया को लेकर चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जो किताबिया आप कह रहे हो कि सारा घोषणा कर चुकी भाजपा, सार्वजनिक होमवर्क का कच्चा चिट्ठा, उस कच्चे चिट्ठे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, रुपया पैसा की तो कमी नहीं। जब विश्वनाथ चतुर्वेदी लड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं लड़ सकते? सुब्रमण्यम स्वामी लड़ सकते, आप क्यों नहीं लड़ सकते? आप रोटी नहीं खाते? चिदम्बरम की ड्यूटी लगाओ, सलमान खुर्शीद की ड्यूटी लगाओ, लड़ो मुकदमा। और फराज भाई से कहेंगे आपने कपिल सिब्बल को क्या केवल आजम खान की जमानत कराने के लिए रखा है, उनको भी भेजिए कि लड़े मुकदमा, सबके खिलाफ दायर करो। और जो बात अभी कही हमारे मित्रों ने कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 17,000 करोड़ का घोटाला किया, क्या नाम, शरद पवार के भतीजे ने, प्रधानमंत्री के उस भाषण को लेके कोर्ट चाहिए ना। आपको तो कुछ करना भी नहीं, होमवर्क भी नहीं करना। त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कह रहा? जब सब किया कराया है तो जाइए कोर्ट, और कोर्ट जो टिप्पणी करे। लेकिन वो ये रास्ता ठीक नहीं। 14 विपक्षी दल, जिसमें मनीष भाई की पार्टी भी थी और फराज भाई की पार्टी भी थी, उनके सिग्नेचर भी थे, सुप्रीम कोर्ट क्या एप्लीकेशन लेके गए कि हुजूर सीबीआई और इनकम टैक्स और फेरा फेमा ईडी सीडी टाइप की जितनी एजेंसी हैं, इनको एक स्थायी आदेश दे दो कि जो भी विपक्षी नेता खादी पहन रहा है, कलफ लगा कुर्ता पहन रहा है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि भाई आप पगला गए हो क्या? ऐसा आदेश हो सकता है क्या? कि संभव? ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है मित्र, मेरी नहीं। देश के बड़े वकील गए थे, मैं नाम यहां नहीं लूंगा, प्रशांत पटेल तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर ही रहे। चीफ जस्टिस ने कहा था कि नागरिकों में भेद कैसे हो सकता है भाई? आप चाह रहे हो कि आपको ब्लैंक चेक दे दे कोर्ट? उन्होंने कहा ना, किसी को आपत्ति हो तब कोर्ट आइए, हम फैसला करेंगे मेरिट पर। और जितने लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने फलां के खिलाफ कच्चा चिट्ठा जारी किया, फलां खिलाफ, मैं कह रहा हूं कच्चा पक्का जो भी चिट्ठा किसी ने जारी किया हो, सब लेके कोर्ट जाओ। आपको तो कुंजी मिल रही है, पूरी किताब भी नहीं पढ़नी। जितने पहले 10वीं के इम्तिहान में नकल के लिए लड़के कुंजी ले जाते थे त्रिपाठी जी, तो अब तो कुंजी दे रहे हैं। कच्चा चिट्ठा है ना, उसको पका लो जाके कोर्ट में, वो विषय नहीं। लेकिन ऐसी तस्वीरें भारत में न्यायिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती हैं कि जब ये कहा जाए कि लालू जी चलने फिरने में असमर्थ हैं, कई लोग उनको पकड़ते तो वो चल पाते हैं क्या, और उसके बगल में उनका तेज चलते हुए, भाषण देते हुए, बैडमिंटन चिड़िया बल्ला खेलते हुए वीडियो है। मजाक बना रहे हैं आप व्यवस्था का। और फिर कहते हैं हम तो संविधान बचाने के लिए आए। बोले काय के लिए? बोले संविधान बचाना है। क्या यह सही है कि देश के एक राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री एब्सकॉन्डर हो जाए, जांच एजेंसी ढूंढे और मिले नहीं, गवर्नर को बयान जारी करना पड़े कि कहां है मुख्यमंत्री? क्या इसको सही मानेंगे? किसी पार्टी का हो, क्या ये तरीका होगा? ये रास्ता ठीक नहीं। अव्वल तो ऐसे कर्म नहीं होने चाहिए, और कर्म हो तो फेस करिए इंक्वायरी। भाई भाग के कहां जाइएगा? कभी तो लौट के आइएगा, तब गिरफ्तार करके तिहाड़ में डाल देंगे। तब किससे भाग रहे हो और क्यों भाग रहे हो? और वो लोग जब मनीष बाबू ये कहते हैं कि हम संविधान बचाने के लिए भाग रहे हैं ईडी से, तो फिर बहुत हास्यास्पद हो जाता है। आप मुख्य संविधान की शपथ लिए हैं, मुख्यमंत्री हैं राज्य के, आप एब्सकॉन्डर हैं क्या? और फिर बोलोगे ये कि हम तो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं? ना भाई साहब,
अपना अपना घपला घोटाला बचाने के लिए लड़ने वाले लोग लालू जी के केस में संविधान का कोई लेना देना है क्या? नहीं। पूरे केस के जितने मुकदमे हैं चारा घोटाले के, उसमें किसी में संविधान शब्द नहीं लिखा है, लोकतंत्र नहीं लिखा है, न्याय की लड़ाई, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, कोई मुद्दा नहीं है। सरकारी ट्रेजरी से गलत तरीके से पैसा आहरित करना और उसको व्यक्तिगत हित में ले लेना, यह मुकदमा है। इसका जातिगत जनगणना से क्या मतलब भाई? दूसरी बात मैं कहूंगा, सारी बातें कहीं, लेकिन कांग्रेस को स्वीकार करना होगा कि नीतीश कुमार के घटनाक्रम ने उसकी स्थिति को और नाजुक कर दिया, उसकी मैनेजमेंट स्किल पर सवाल उठ गया। जब घटक दलों के साथ बैठकर उनके साथ सीटों का बंटवारा करना चाहिए था, तो आप न्याय यात्रा पर निकल गए। नीतीश कुमार जैसे बड़े लोग कहते रहे कि भाई कुछ करो, बोले नहीं बाद में करेंगे, बोले सचिवालय खोल लो, बोले बाद में, बोले लेटर हेड छपा लो, नहीं, बोले मुहर बनवा लो, बोले नहीं बाद में, पहले न्याय यात्रा कर लें। ये तरीका तो फिर गठबंधन के लिए ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश में इस घटना का असर पड़ेगा, आज लिख लीजिए। मैं फराज भाई की इस बात से सहमत नहीं कि जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए वो सब लोग भी हमारे मित्र हैं, लेकिन नीतीश कुमार के कदमे और अपने जनाधार में और इन लोगों के कदमे बहुत अंतर है। ठीक, मुझे ये स्वीकार करने में कोई फर्क नहीं कि बिहार में नंद किशोर यादव भाजपा के नेता और लालू यादव यादवों में बराबर नहीं हो सकते। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, तो पार्टी जी गलत तो नहीं कह रहा। और उत्तर प्रदेश में अशोक यादव और मुलायम सिंह यादव बराबर नहीं हो सकते थे। जाति का एक आइकॉन होता है भाई। आप कर रहे हो लालजी वर्मा, गजब कर रहे हो, वो सब लोग भी अच्छे हैं, लेकिन सिपाही और राजा में कोई अंतर होगा कि नहीं होगा? इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है, प्रैक्टिकल बातें नहीं है, ये बताती हैं कि जमीन की तासीर का अंदाज नहीं हमको फिर। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का उपसंहार हो जाएगा राजनीतिक जीवन का, उनको याद होना चाहिए कि नीतीश कुमार के पास, फराज भाई नहीं आ पाएंगे, 12 से 13% वोट अक्षुण्य है बिहार में, अक्षुण्य। क्या कोई मौसम हो, पाला गिरे और चाहे लू चले, कौन नेता है जिसके पास इतना है? लालू यादव हैं, लेकिन उनके पास भी उतना नहीं कि वो सरकार बना ले। भाजपा के पास भी उतना नहीं कि सरकार बना ले। ये तो नीतीश कुमार की खूबी है। और कल तक जो लोग नीतीश कुमार को पालकी में बैठाल के कंधे पे घुमा रहे थे, आज वो अचानक से कहने लगे नीतीश कुमार कोई असर नहीं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक। तो फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी उनके साथ रैली क्यों प्लान कर रही थी? जब नीतीश का कोई असर ही नहीं था कुर्मियों में, तो यहां क्या सत्यनारायण कथा के लिए उनको ला रहे थे? तब बताया जा रहा था कि नीतीश जी के उतरते ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के छक्के छूट जाएंगे। सोचिए, जब नीतीश जी और अखिलेश जी एक साथ आएंगे मंच पे, अब कह रहे कि नीतीश जी का कुछ है ही नहीं। और आखिरी बात मैं कहूंगा कि हो सकता है राजनीतिक तौर पर मैं गलत हो जाऊं कल, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि 2 सीट हमेशा कांग्रेस के लिए छोड़ते थे मुलायम सिंह, रायबरेली और अमेठी मनीष बाबू। तो अखिलेश जी ने ट्वीट किया 11, प्रैक्टिकली 9 सीट कांग्रेस को दी हैं सपा ने। क्या 7 जयंत चौधरी को, 9 कांग्रेस को। 2-3 सीटें और बटेंगी साथियों को, शेष पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। ये मेरी राजनीतिक समझ कह रही है। फराज भाई, इस पर हम लोग अपने को कसौटी पर कस लेंगे आने वाले दिनों में, है ना, कि पॉलिटिकल समझ है कि नहीं है हम लोगों में। ठीक, मैंने अपना टेक बता दिया। 9 सीट कांग्रेस के लिए, 7 राष्ट्रीय लोकदल के लिए, 1-2 सीट और छोड़ेंगे। हो सकता है कृष्णा पटेल जी को 1 सीट मिल जाए, इस टाइप से कुछ हो जाए, महान दल वालों को मिल जाए, कुछ हो जाए। शेष सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। आपको याद होगा हिंदवी साहब कि अखिलेश यादव ने एक बार कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम सीटें मांगेंगे नहीं,
हम बांटेंगे, किसको कितनी देनी है हम तय करेंगे, बांटेंगे क्या। और उन्होंने बांट दी, उनकी तरफ से सीट डिस्ट्रीब्यूशन डन हो गया। अब कांग्रेस की मर्जी और लोकदल की मर्जी, वो चर्चा करते रहे आपस में, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एज फार एज अखिलेश यादव कंसर्न, उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। गठबंधन की सेहत के लिए ये तरीका भी ठीक नहीं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता तो इसका थोड़ा असर दूसरा होता, हिंदवी साहब और फराज भाई। ये एक तरफा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं होता। धन्यवाद।